अच्छा आप देखो, यू आर स्टार्टिंग विद स्पेसिमेन 23, सही है। तो स्पेसिमेन 2023 का P4 हम कर रहे हैं, सही है। A2 का पेपर है। सेक्शन बी, अच्छा सेक्शन बी आपको पता होना चाहिए, सेक्शन बी इज माइक्रो। और वाला सिनेरियो चल रहा है, दोनों में से कोई एक सवाल हमें करना होगा, हम दोनों ही डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले हम क्वेश्चन 2 टारगेट कर रहे हैं, सही है। तो डायरेक्ट इसका क्वेश्चन 2 पे आ जाते हैं। अब सेक्शन बी का ना क्वेश्चन 2 देखो। अच्छा मैं आंसर भी आपको दिखाऊंगा साथ साथ, मतलब एक बार हमारा जब पूरा फॉर्मेट डिस्कस हो जाएगा ना, फिर हम इसका आंसर देखेंगे। अब जरा सुनना। अच्छा देखो क्वेश्चन क्या है। विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। अब ये अ डायग्राम देख के ये मत समझना कि पूरे आंसर में एक ही डायग्राम बनानी है, सबसे पहली चीज। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है बच्चे के दिमाग में कि अगर अ डायग्राम बोल रहा है तो एक ही डायग्राम बनानी है। इम्पॉसिबल है, एक 20 मार्क का क्वेश्चन एक डायग्राम में नहीं हो सकता, सही है। और उसकी मार्किंग स्कीम में भी ये चीज कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है सवाल से। उसने बोला है कि हर सिनेरियो का एक डायग्राम बन सकता है। मैक्सिमम डायग्राम्स बनाने की कोशिश करो, तो मैं बिल्कुल रेलिवेंट डायग्राम्स ही बनवाऊंगा। असेस द व्यू दैट गवर्नमेंट इंटरवेंशन can be used successfully to correct market failure caused by positive externalities। तो थोड़ी सी बेसिक चीजें याद करा रहा हूँ जो एक 20 मार्क के क्वेश्चन में आपको पता होनी चाहिए। एक 20 मार्क का क्वेश्चन, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि AO1 इज नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग वाइल AO2 इज एनालिसिस। इन दोनों को मिला के जो है वो 14 मार्क जो है वो बनते हैं। इसका मतलब ये जो 14 मार्क होंगे ना, ये जो 14 मार्क्स अपन उठाएंगे, ये हम सवाल से अग्री कर रहे होंगे। मतलब सवाल की जो भी स्टेटमेंट है ना, उससे हम अग्री करते हुए 14 मार्क उठा लेंगे, सही है। फिर उसके बाद जो है बाकी के जो 6 मार्क हैं, दैट इज AO3 विच इज इवैल्यूएशन, ये 6 मार्क में हम सवाल से कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि 14 मार्क्स एक साइड ऑफ द आंसर है जिसपे आप अग्री कर रहे हो सवाल की स्टेटमेंट से, और 6 मार्क्स अदर साइड ऑफ द आंसर है जहां पर आप कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो सवाल की स्टेटमेंट से। क्लियर है ये चीज। अब मसला एक और यहां पर यह आता है कि डायरेक्टली जो क्वेश्चन में पूछ रहा है उससे आप स्टार्ट नहीं कर सकते। अब इस सवाल में अगर आप एक चीज नोट करो, इस सवाल में अगर आप एक चीज नोट करो, तो वो गवर्नमेंट इंटरवेंशन पे ज्यादा फोकस रख रहा है और कह रहा है कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन क्या मार्केट फेलियर को करेक्ट कर सकता है, जो कि पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज से होता है। तो मैं डायरेक्टली उसको इंटरवेंशन के बारे में नहीं बताऊंगा, मैं डायरेक्टली उसको ये नहीं बताऊंगा कि भाई ये पॉलिसी है इससे आप मसला हल कर सकते हो। नहीं, पहले आपको इशू समझाना है, पहले आपको समझाना है कि टॉपिक है क्या। ये वही वाली मिसाल है जो मैंने आपको दी थी कि जब हम एक बिल्डिंग बनाते हैं, तो बिल्डिंग बनाते हुए हम डायरेक्टली जमीन के ऊपर बिल्डिंग खड़ी नहीं कर देते। हम जब बिल्डिंग बनाते हैं तो पहले एक पूरा गड्ढा खोदते हैं और उस गड्ढे के ऊपर जो है वो बिल्डिंग बनती है। इसका मतलब क्या हुआ, ये आंसर का भी यही है। आप पहले अपनी पूरी एक बेस सेट करोगे आंसर की, जो कि इंट्रोडक्शन होगा, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग होगी। फिर इस सवाल की एनालिसिस में आप सारी चीजें बताओगे जो सवाल में वो पूछ रहा है आपसे एग्जैक्टली, सही है। तो डायरेक्टली इसका आप आंसर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस आंसर में आप जो है वो सबसे पहले तो उसको बताओगे व्हाट इज मार्केट फेलियर। सबसे की वर्ड तो हमारा यही है, मार्केट फेलियर क्या है। तो सबसे पहले आपको उसको बताना है मार्केट फेलियर है क्या। तो व्हाट इज मार्केट फेलियर? It is when freely functioning market fails to allocate resources from society's point of view। जब आप resources की allocation society के हिसाब से नहीं करते तो आपकी मार्केट हो जाती है फेल। और फिर इस मार्केट फेलियर के टॉपिक को आप लिंक कर सकते हो विद एलोकेटिव इनएफिशिएंसी। अब ऑब्वियसली एलोकेटिव इनएफिशिएंसी डायरेक्ट तो नहीं बताओगे ना, तो पहले तो आपको बतानी पड़ेगी एलोकेटिव एफिशिएंसी क्या है। तो एलोकेटिव एफिशिएंसी आप उसको इस तरीके से बताओगे कि एलोकेटिव एफिशिएंसी वहां पर होती है जहां पर मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू, या सिंपली आप कह सकते हो मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू प्राइस, क्योंकि एवरेज रेवेन्यू प्राइस होती है। और इससे भी आसान तरीका बताने का क्या होता है, यू कैन सिंपली उसको कन्वे कर दो कि एमएसबी एमएससी के इक्वल है, मार्जिनल सोशल बेनिफिट मार्जिनल सोशल कॉस्ट के इक्वल है। दिस इज वेयर मार्केट अपनी ऑप्टिमम पोजीशन पे होती है सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू पे, कोई अंडर या ओवर एलोकेशन नहीं हो रही होती। क्योंकि जब भी हम एलोकेटिव की बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पर हम एलोकेशन की बात कर रहे होते हैं, और हम एलोकेशन की जब भी बात करते हैं तो सोसाइटी की बात हो रही होती है, क्योंकि सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काम नहीं हो रहा होता, सही है। तो एलोकेटिव एफिशिएंसी समझाने के लिए आप क्या करोगे, आपने मार्केट फेलियर डिफाइन करा, एलोकेटिव एफिशिएंसी आपने समझा दी। अब यहाँ पर आप दो में से कोई एक डायग्राम बनाओगे। ये दो डायग्राम मैं आपके सामने बना रहा हूँ, आप दो डायग्राम में से कोई एक डायग्राम बनाओगे। पहली डायग्राम तो आप ये बना सकते हो जिसमें आप प्राइस और क्वांटिटी जो है वो यहाँ पर लिख दो, और आप सिंपली जो है वो क्या करो, मार्जिनल सोशल बेनिफिट और मार्जिनल सोशल कॉस्ट वाला बना दो। तो दिस इज योर मार्जिनल सोशल कॉस्ट
दिस इज योर मार्जिनल सोशल बेनिफिट। आप सिंपली उसको एक इक्विलिब्रियम शो करो, जहां पर आप जो है उसको शो कर दो ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जहां पर ना अंडर एलोकेशन हो रही है ना ओवर एलोकेशन हो रही है। क्योंकि जब आप एमएसबी इज इक्वल टू एमएससी पे ऑपरेट करते हो तो यहाँ पर ना अंडर एलोकेशन होती है ना ओवर एलोकेशन होती है। इसका मतलब ये हुआ कि आप सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू पे ऑपरेट कर रहे हो और आपने एलोकेटिव एफिशिएंसी जो है वो किसी तरीके से जो है वो क्या कर ली, अचीव कर ली। तो ये पहला डायग्राम जो आप बना सकते हो। अगर ये वाला डायग्राम नहीं बना रहे तो ये और लिख रहा हूं मैं, या तो ये डायग्राम बनेगी या तो आप डायरेक्टली उसको एलोकेटिव एफिशिएंसी वाला डायग्राम बना के दिखा दो। आप सिंपली जो है वो यहाँ पर लिखो प्राइस, यहाँ लिखो क्वांटिटी, और फिर जो है ना आप सिंपली क्या करो, एक अपवर्ड स्लोपिंग लाइन एक डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन, और सिंपली जो है ना ये मार्जिनल कॉस्ट को और एवरेज रेवेन्यू को दोनों को आपस में इक्वल कर दो और शो कर दो कि ये क्वांटिटी जो है वो ऑप्टिमम लेवल की क्वांटिटी है, जहां पर ना अंडर एलोकेशन हो रही है ना ओवर एलोकेशन हो रही है। क्लियर है ये चीज? तो आप सिंपली जो है वो उसको ये वाला ग्राफ बना के दिखा सकते हो। ये आपका अगेन इंट्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है। क्लियर है? ये अब तक इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, नॉलेज का पार्ट चल रहा है, अब तक मैंने सवाल स्टार्ट भी नहीं किया है। मैंने मार्केट फेलियर बता दिया, मैंने एलोकेटिव की बात कर दी। अब उसके बाद आपको बताना है कि सोशल बेनिफिट क्या हो रहा है, क्योंकि सवाल पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज के ऊपर है, इसका मतलब बेनिफिट की बात करेंगे खाली। सही है? तो जब आप बेनिफिट की बात करोगे तो आप क्या करोगे, आप जो है वो उसको डिफाइन कर दोगे कि सोशल बेनिफिट जो है वो क्या होता है। सही है? तो सोशल बेनिफिट क्या होता है? इट इज द टोटल बेनिफिट टू द सोसाइटी। सोशल बेनिफिट में दो चीजें आती हैं, एक आपका प्राइवेट बेनिफिट आ जाता है जिसमें आप कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स की बात कर रहे होगे, और एक आपका आ जाता है एक्सटर्नल बेनिफिट, जहां पर आप उसको थर्ड पार्टी के बारे में बात कर रहे होगे, वो लोग जो ना कंजम्पशन में इन्वॉल्व होते हैं ना प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। क्लियर है? और फिर भी उन पे अफेक्ट आ रहा होता है और पॉजिटिव अफेक्ट आ रहा होता है, क्योंकि हम थर्ड पार्टी बेनिफिट की बात कर रहे हैं। फिर इसके बाद जो है आप बात करोगे पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज की। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज वो एक्शंस होते हैं विच माइट लीड टू एक्सटर्नल बेनिफिट। सही है? तो एक्सटर्नल बेनिफिट का जो प्री रेक्विजिट होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। क्लियर है ये चीज? तो आप उसको पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी को डिफाइन करके लिंक करोगे कि जब पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी होता है फिर हमारे पास जो है वो एक्सटर्नल बेनिफिट्स आते हैं। अब आप एक्सटर्नल बेनिफिट्स को तो डिफाइन कर चुके हो ऊपर। क्लियर है ये चीज? तो आप पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज को फिर इससे लिंक कर दोगे और आप उसको बताओगे कि ये कब अराइज होते हैं। मतलब एक्सटर्नल बेनिफिट कब अराइज होता है? एक्सटर्नल बेनिफिट तब अराइज होता है जब सोशल बेनिफिट प्राइवेट बेनिफिट से ज्यादा होता है। क्योंकि आप ऊपर सोशल बेनिफिट डिफाइन कर चुके हो तो अब आपको वापस नहीं बताना, आप जनरली बस लिख दो कि जब सोशल बेनिफिट प्राइवेट बेनिफिट को एक्सीड करता है तो वो जिस अमाउंट से एक्सीड करता है वो एक्सटर्नल बेनिफिट्स होते हैं। तो बेसिकली ये पॉजिटिव स्पिल ओवर इफेक्ट्स होते हैं। ये क्या होते हैं? पॉजिटिव स्पिल ओवर इफेक्ट्स। ये वाला वर्ड वो अक्सर जो है ना वो अपनी मार्किंग स्कीम में यूज कर रहा होता है, अगर आप ये यूज ना भी करो तो फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? तो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज में बहुत चीजें आ जाती हैं, जैसे एजुकेशन और हेल्थ केयर का पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी क्या होता है, यहाँ पर आप उसकी बात कर सकते हो। इन टर्म्स ऑफ स्प्रेड ऑफ डिजीजेस कम हो जाते हैं, क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ आउटपुट बढ़ जाता है। सही है? पोल्यूशन कम हो जाता है। तो ये सारी चीजें आप बेसिकली उसको बता रहे होगे। अब आप जो है ना वो उसको जिक्र करोगे, लिंक करोगे अपने आंसर को। किससे लिंक करोगे अपने आंसर को? अब आप अपने आंसर को लिंक करोगे मेरिट गुड्स से, क्योंकि जब भी हम पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज की बात कर रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले मेरिट गुड्स आने चाहिए। क्लियर है? अब जब हम मेरिट गुड्स की बात कर रहे होते हैं तो मेरिट गुड्स के मसले की वजह से जो मार्केट फेलियर होता है ना वो अब उसको समझाना है। तो बेसिकली अब मैं उसको जो बताऊंगा ना वो मेरिट गुड का इशू बताऊंगा, क्योंकि जब तक आप इशू नहीं बताओगे आप पॉलिसी नहीं बता सकते। इसका मतलब आप उसको मसला समझा रहे हो। आप उसको सबसे पहले बताओ कि भाई मेरिट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि कंज्यूमर के लिए भी बेनिफिशियल होते हैं जो कंज्यूम कर रहे हैं, और उसके लिए भी बेनिफिशियल होते हैं जो कंज्यूम नहीं कर रहा, जो कि थर्ड पार्टी होती है। तो आप एजुकेशन और हेल्थ केयर के अराउंड अपने आंसर को रिवॉल्व कर सकते हो, क्योंकि बड़ा ओपन एंडेड क्वेश्चन है ये। और आप उसको बताओ कि इन गुड्स में जो है वो सबसे बड़ा मसला जो होता है वो इंफॉर्मेशन फेलियर का है, मार्केट की इम्परफेक्शंस का है। और यहाँ पर मसला ये है कि लोगों को लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है। लोगों को क्या है? लोगों को लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, लोगों को इन चीजों के ट्रू बेनिफिट्स नहीं पता, या तो वो सिंपली उन ट्रू बेनिफिट्स को इग्नोर कर रहे हैं या तो उनको वाकई नहीं पता। सही है? लोग ये समझते हैं कि शॉर्ट रन में ये चीजें कॉस्टली होती हैं, करंटली ये कॉस्टली होती हैं, पर फ्यूचर में जो उनके बेनिफिट्स है लोगों को उसका अंदाजा नहीं है। और इस मसले की वजह से लोग इन गुड्स को जो है वो क्या कर रहे होते हैं? अंडर वैल्यू कर रहे होते हैं। और जब लोग इन गुड्स को अंडर वैल्यू कर रहे होते हैं तो उसकी वजह से जो है ये वो गुड्स होते हैं जो अंडर कंज्यूम्ड होते हैं। अब जाहिर है जब एक चीज अंडर कंज्यूम्ड है तो प्रोड्यूसर भी फिर उस चीज में हाथ नहीं डालता, वो कहता है कि जब कंज्यूमर कंज्यूम ही नहीं कर रहा तो मैं प्रोड्यूस भी क्यों करूं। सही है? और जब आप अंडर प्रोडक्शन की फिर यहाँ पर बात कर लेते हो तो जाहिर सी बात है जब कंज्यूम ही नहीं हो रहा
प्रोड्यूस ही इतना नहीं हो रहा, तो रिसोर्सेज कम लग रही हैं, तो अंडर एलोकेशन होती है। और जिधर तुमने उसको अंडर एलोकेशन की बात कर दी, आपने उसको सक्सेसफुली जो है वो एलोकेटिव इनएफिशिएंसी करके दिखा दी, और आपने जो है वो उसको मार्केट फेल करके दिखा दी। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरिट गुड वो गुड्स होते हैं जिसमें सोशल बेनिफिट प्राइवेट बेनिफिट को एक्सीड करता है, और वो जिस अमाउंट से एक्सीड करता है वो एक्सटर्नल बेनिफिट होता है, जिसकी वजह से सोसाइटी को एक चीज फेस करनी पड़ती है जिसको अपन क्या कहते हैं, डेड वेट लॉस। सही है। और डेड वेट लॉस का एरिया फिर उसको हम ग्राफिकली दिखाएंगे। अब ग्राफ बनाओगे आप। अब ग्राफ आपका क्या बनेगा, ग्राफ आपका ये बनेगा कि आप सबसे पहले तो जो है उसको यहाँ पर लिखोगे प्राइस, फिर जो है वो यहाँ पर आप लिखोगे क्वांटिटी, ये आपका आ गया ओरिजिन। आपने सबसे पहले जो है वो उसको सोशली ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट दिखाना है, दैट इज मार्जिनल सोशल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल सोशल बेनिफिट। ये आपकी आ गई प्राइस, ये आपकी आ गई क्वांटिटी, और आपने उसको ऑप्टिमम लेवल बता दिया जहां पर सोसाइटी को होना चाहिए। पर मेरिट गुड का मसला यही होता है कि लोग इसके ट्रू बेनिफिट्स को रियलाइज नहीं कर रहे होते, और जितना कंज्यूम करना चाहिए उतना नहीं कर रहे होते। और क्योंकि सोशल बेनिफिट प्राइवेट बेनिफिट से ज्यादा होता है, तो प्राइवेट बेनिफिट की लाइन इसके नीचे बन रही होती है। और जब प्राइवेट बेनिफिट की लाइन इसके नीचे बन रही होती है, तो क्लियरली हमारे पास जो है वो शो हो रहा होता है कि इसकी क्वांटिटी जितनी होनी चाहिए मार्केट में उतनी नहीं है, जो कि मुझे क्लियरली रिप्रेजेंट कर रहा है द अंडर एलोकेशन विच इज कॉज्ड बाय द सिचुएशन ऑफ मेरिट गुड्स। और फिर जब आप यहां से एक लाइन ऊपर एक्सटेंड करते हो E1 से, तो आपके पास एक गैप आ जाता है ए से लेके E1 का, और ये पूरा ट्राइंगल जो है ना फिर आपका डेड वेट लॉस होता है। तो आप उसको डेड वेट लॉस का एरिया पेपर में बताओगे, दैट इज E एंड E1। तो आपने उसको सक्सेसफुली दिखा दिया मार्केट जो है वो फेल किस तरह हो रही है। क्योंकि अगर आप नोटिस करो, ई जो है वो पॉइंट है जो सोसाइटी का इक्विलिब्रियम है, सोसाइटी कहती है कि यहाँ पर ऑपरेट करना है। पर E1 जो है वो प्राइवेट इक्विलिब्रियम है, जिधर अंडर एलोकेशन आपकी हो रही है, जिधर प्राइवेट बेनिफिट प्राइवेट कॉस्ट की इक्वल है, और मार्केट जो है वो आपकी फेल हो रही है। तो क्लियरली यहाँ पर मुझे फर्क नजर आ रहा है प्राइवेट के इक्विलिब्रियम का और सोसाइटी के इक्विलिब्रियम का। अब यहाँ पर आपने उसको इशू जो है ना वो सक्सेसफुली समझा दिया। एक बार जब आपने उसको इशू सक्सेसफुली समझा दिया ना, अब आप सवाल की स्टेटमेंट से एग्री करना स्टार्ट करोगे। और सवाल की स्टेटमेंट क्या थी कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन जो है वो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी से जो मार्केट फेलियर होता है उसको खत्म कर देता है। तो अब आप सवाल की स्टेटमेंट से एग्री करना स्टार्ट करोगे। किस तरीके से स्टार्ट करोगे, आप सबसे पहले जो है वो उसको बताओगे गवर्नमेंट इंटरवेंशन होता क्या है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन का मतलब है जब प्राइवेट सेक्टर में गवर्नमेंट इंटरवीन करती है और अपनी पॉलिसीज के थ्रू जो मसले वो कर रही होती है प्राइवेट सेक्टर उसको सॉल्व करती है। तो मल्टीपल पॉलिसीज है यहाँ पर। आप सब्सिडी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप जो है वो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप जो है वो यहाँ पर डायरेक्ट प्रोविजन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। पर यहाँ पर आपको इस आंसर में सिर्फ दो पॉलिसीज बतानी है, दो पॉलिसीज आर इनफ टू गेन 20 मार्क्स। सही है। तो मेरा जो टारगेट होता है हमेशा मैं सब्सिडी और एडवर्टाइजमेंट की तरफ जाऊंगा। डायरेक्ट प्रोविजन इतनी अच्छी कोई पॉलिसी भी नहीं है और इतना ज्यादा कंटेंट भी हमारे पास नहीं होता। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है मैं टारगेट करूंगा सब्सिडी को। अब जब मैं सब्सिडी को टारगेट करूंगा तो प्रोड्यूसर सब्सिडी की यहाँ पर बात हो रही है। ये ग्रांट या कैश पेमेंट होता है जो कि गवर्नमेंट प्रोड्यूसर को देती है ताकि उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाए और वो पहले के मुकाबले में अपनी सप्लाई को बढ़ा दे। वो जैसे ही सप्लाई को बढ़ाएगा मार्केट में सरप्लस होगा तो मेरिट गुड्स जो हैं वो सस्ते हो जाएंगे, और जब ये सस्ते हो जाएंगे तो कंजम्पशन इनकी बढ़ जाएगी, और कहीं ना कहीं जो है वो आपकी मार्केट में जो एलोकेटिव इनएफिशिएंसी थी वो कुछ हद तक सॉल्व हो जाएगी और एलोकेटिव एफिशिएंसी की तरफ आ जाओगे। और हो सकता है कि आपका आउटपुट जो है वो सोशली ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट के ऊपर आ जाए। मतलब जो मार्केट फेलियर अंडर एलोकेशन से हो रहा था वो मसला ऑटोमेटिकली हल हो जाएगा जब प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। क्लियर है ये चीज। अब आप क्या करोगे, अब आप दूसरा डायग्राम नहीं बनाओगे। जो डायग्राम आपने ऑलरेडी बनाई भी है ना उसी में हम पॉलिसी को समझा देंगे। उसी में हम पॉलिसी को कैसे समझाएंगे, आप उसको ये बोलो कि देखो करंटली सिनेरियो हमारे पास ये खड़ा हुआ है। अगर मैं किसी तरीके से, अब आप इस चीज को समझो मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने पीछे आपको मेरिट गुड का इशू समझाया। आप एक चीज यहां पर नोटिस करो, प्राइवेट कॉस्ट की लाइन नहीं बनाई है। क्यों? क्योंकि मेरिट गुड्स में एक्सटर्नल कॉस्ट जीरो होते हैं, और जब एक्सटर्नल कॉस्ट जीरो होते हैं तो मार्जिनल सोशल कॉस्ट की लाइन मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट की लाइन की इक्वल होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कंज्यूमर को किसी तरह रिलीफ दे दूंगा तो कहीं ना कहीं वो शायद कंजम्पशन बढ़ा दे। इसका मतलब मेरा टारगेट ये है कि मुझे प्राइवेट कॉस्ट को कम करना है। जब मैं प्राइवेट कॉस्ट को कम करूंगा तो प्राइवेट कॉस्ट आगे की तरफ आ जाएगा।
और जब ये आगे की तरफ आ जाएगा तो क्वांटिटी जो Q1 पे वो वापस Q पे आ जाएगी। मुझे किसी तरह Q पे वापस आना है, क्योंकि अगर मैं एक बार Q पे आ गया तो वो सोसाइटी का इक्विलिब्रियम हो जाएगा और ये पूरा का पूरा डेट वेट लॉ से एलिमिनेट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं सबसे पहले आइडेंटिफाई करूंगा द पर यूनिट एक्सटर्नल बेनिफिट। ए से लेके E1 जो है वो पर यूनिट का एक्सटर्नल बेनिफिट है। मुझे क्या करना है, इसी के इक्वल प्रोड्यूसर को एक पर यूनिट सब्सिडी देनी है ताकि वो उसका बेनिफिट कंज्यूमर पे पास ऑन करे, और ये प्राइवेट कॉस्ट जो है वो कहीं ना कहीं आपकी कम हो जाए ड्यू टू सब्सिडी। इसका मतलब क्या हुआ कि ए से लेके E1 के इक्वल आप एक पर यूनिट सब्सिडी दोगे, तो आप केयरफुली एक प्राइवेट कॉस्ट की लाइन बनाओगे जो कि आपको एग्जैक्टली शो करेगी कि आप जो है वो वापस क्वांटिटी क्यू पे आ गए हो। आप देखो मैंने यहाँ पर एक ग्रीन कलर की लाइन बनाई और मैंने शो कर दिया कि भाई प्राइवेट कॉस्ट कम हो चुकी है ड्यू टू सब्सिडी, और मैं E1 से होता हुआ अब E2 पे आ गया हूं। अब आप देखो E2 जो है वो मेरा सोशली ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट वाली जगह पे आ चुका है, तो मेरी क्वांटिटी अब क्यू पे आ गई है वापस। और मेरी क्वांटिटी जब क्यू पे वापस आई है तो वो एट अ मच लोअर प्राइस आई है, तो प्राइस भी मजीद कम हो गई, वापस सोशली ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट पे आ गया। जो ये पूरा का पूरा डेड वेट लॉस था, ये जो पूरा का पूरा डेड वेट लॉस था AENE1, ये डेड वेट लॉस जो है वो पूरा का पूरा आपने एलिमिनेट कर दिया जब आप अपनी क्वांटिटी को वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लेके आ गए, और इस तरीके से आपने मार्केट फेलियर जो है वो खत्म कर दिया। तो ये आपकी पहली पॉलिसी है। अब आप सब्सिडी की बुराई नहीं करना, आप सवाल से अग्री कर रहे हो कि हाँ गवर्नमेंट इंटरवेंशन मसले को हल कर देती है। क्लियर है यहां तक? मसले नहीं बताओगे अभी, एक और पॉलिसी बताओगे। दूसरी साइड ऑफ द आंसर पे अभी नहीं आ रहे हम, अभी हम अग्री कर रहे हैं क्वेश्चन। अब आप क्या करोगे, एक और पॉलिसी बताओगे। एक और पॉलिसी जो यहाँ पर आपको बतानी है वो कौन सी है? एक और पॉलिसी जो यहाँ पर आप बड़ी अच्छी इस्तेमाल कर सकते हो, जिसमें आपको एग्जाम वाइज कंटेंट बहुत अच्छा मिलेगा, वो एडवर्टाइजिंग है। आप एडवर्टाइजिंग का जिक्र करो, आप एडवर्टाइजिंग को डिफाइन करो। अब एडवर्टाइजिंग का वर्ड यूज करना ना अच्छी बात नहीं है मेरे हिसाब से। आपको जो वर्ड यहाँ पर यूज करना चाहिए वो प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन है, क्योंकि बेसिकली जो आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो कस्टमर को, सही है। आप जो है वो यहाँ पर परसुएसिव मीन्स भी यूज कर सकते हो, यहाँ पर आप इंफॉर्मेटिव मीन्स भी यूज कर सकते हो। इसका मतलब आप किसी एक्टर को या किसी जैसे इंडिया में बहुत कॉमन है बॉलीवुड के एक्टर्स को लिया जाता है, सही है, तो आप यहाँ पर भी ऐसा ही कर सकते हो। और आप परसुएसिव एडवर्टाइजमेंट के थ्रू इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे, तो इंफॉर्मेटिव वाला एलिमेंट भी यहाँ पर आ गया। आपको चाहिए कि आप जो है वो यहाँ पर कैंपेन्स रन करो और किसी तरीके से जो है वो इन गुड्स की कंजम्पशन को बढ़ाने की करो। आप हायर कंजम्पशन की तरफ जा रहे हो, आप चाह रहे हो कि यार इंफॉर्मेशन के थ्रू लोग इस चीज की डिमांड को बढ़ा दें, और किसी तरीके से लोग जो है वो इसकी विलिंगनेस टू पे, जो लोग यहाँ पर पैसा नहीं देना चाह रहे अब वो पैसा दे दें। इसका मतलब जब एक बार आपने लोगों की विलिंगनेस टू पे बढ़ा दी, एक बार जब मार्केट में डिमांड बढ़ गई, तो प्रोड्यूसर अपने आउटपुट को भी बढ़ाएगा, और कहीं ना कहीं आप वापस एलोकेटिव एफिशिएंट वाली जगह पे आ जाओगे, जहां पर आपका मार्केट फेलियर एलिमिनेट हो जाएगा और आप सोशली ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट पे आ जाओगे। इस पॉलिसी को आप लिंक कर सकते हो विद नश थ्योरी, और ये एक सेपरेट पॉलिसी काउंट होगी। क्योंकि जब मैं नश थ्योरी की बात करता हूं तो नश थ्योरी का मतलब क्या है कि आप कस्टमर को पोक कर रहे हो, आप कस्टमर को एक सेंस ऑफ डायरेक्शन पहुंचाना चाह रहे हो, आप उसको फोर्स नहीं कर रहे। आप चीज सस्ता करके उसको फोर्स नहीं कर रहे, आप उसको एक राह दिखा रहे हो कि भाई आपके लिए ये सही है, आपको करना है करो, नहीं करना नहीं करो। इसका मतलब क्या हुआ कि थ्रू नश थ्योरी यू आर टारगेटिंग द कंज्यूमर्स बिहेवियर। तो बेसिकली आप उसका बिहेवियर चेंज कर रहे हो, आप उसको एक राह दिखा रहे हो। यहाँ पर एक डायग्राम बन सकती है जो कि बिल्कुल एक बेसिक ओ लेवल वाली डायग्राम होगी, जिधर आप प्राइस लिखोगे, जिधर आप लिखोगे क्वांटिटी, ये तुम्हारा आ गया ओरिजिन। आपने जो है वो एक बेसिक सा डिमांड कर्व बनाया, फिर आपने सप्लाई बनाया, फिर आपकी आ गई प्राइस, फिर आपकी आ गई क्वांटिटी। तो दिस इज प्राइस, दिस इज क्वांटिटी, दिस इज सप्लाई, दिस इज डिमांड, एंड दिस इज इक्विलिब्रियम। आप सिंपली क्या करोगे, आप डिमांड को जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट करके दिखाओगे, और इस डिमांड के राइटवर्ड शिफ्ट के थ्रू आपने उसको ये चीज दिखा दी कि कंज्यूमर की जो है वो पहले के मुकाबले में विलिंगनेस टू पे जो है वो बढ़ गई,
जिसकी वजह से प्रोड्यूसर ने अपने आउटपुट को भी बढ़ाया, मेरी क्वांटिटी जो है वो क्यू से Q1 आ गई, और मेरा जो एलोकेशन का मसला था वो हल हो गया, क्योंकि आपके सामने आपको नजर आ रहा है कि ये क्वांटिटी बढ़ रही है, तो एलोकेशन इंप्रूव हो रही है, तो आपने उसको सक्सेसफुली ये करके दिखा दिया। आप A2 के डायग्राम में भी चेंज कर सकते हो इसको, आप इस तरीके से चेंज कर सकते हो कि आप मार्जिनल सोशल कॉस्ट को मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट के इक्वल करो। सही है, आप यहाँ पर लिख दो MPB, और आप इसको डिमांड कर्व को जब आपने राइटवर्ड शिफ्ट करा तो आप MSB के ऊपर आ गए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इक्विलिब्रियम E1 है वो वापस MSB इज इक्वल टू MSC वाला सिनेरियो हो गया, जहां पर हमारी ना अंडर एलोकेशन है ना ओवर एलोकेशन है, तो मार्केट फेलियर एलिमिनेट हो गई। अगर ये करना चाहो तो कर सकते हो, वरना सिंपल डायग्राम रखना है तो सिंपल डायग्राम रखो। चाहिए तो मार्किंग स्कीम में अक्सर ऐसी चीजों का जिक्र होता है, तो मैं बता रहा हूँ आपको। अगर एक बच्चा डायरेक्ट प्रोविजन समझाना चाह रहा है तो मैं वो भी आपको समझा देता हूँ, पर सिर्फ 2 पॉलिसी बतानी है, मैं अभी से बता रहा हूँ। ये मैं आपको एक एक्स्ट्रा पॉलिसी समझा रहा हूँ कि डायरेक्ट प्रोविजन किस तरह काम कर सकती है, क्योंकि मार्किंग स्कीम में ये आजकल बहुत ज्यादा जिक्र कर रहा है इसका। तो जब हम डायरेक्ट प्रोविजन की बात करते हैं तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जहां पर गवर्नमेंट ये कहती है कि प्राइवेट सेक्टर को समझाने से बेहतर है अपन खुद बना लेते हैं, और हम अपन खुद जो है ना वो कंज्यूमर्स को प्रोवाइड कर देते हैं, तो वो लोग खुद प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, वो लोग खुद सप्लाई बढ़ाएंगे, एंड इवेंचुअली वो इतना प्रोवाइड कर देंगे कि किसी पॉइंट पे हम एलोकेटिव एफिशिएंसी अचीव कर ही लेंगे। तो गवर्नमेंट डायरेक्टली प्रोवाइड करती है। अब यहां तक मैंने जितनी भी चीजें करी है ना, यहाँ पर मैंने नॉलेज प्लस अंडरस्टैंडिंग प्लस एनालिसिस, मैंने 14 मार्क्स जो है वो अपने बुक कर लिए, एंड 14 मार्क्स मैंने विदाउट दिस पॉलिसी बुक करें। ये एक्स्ट्रा पॉलिसी मैंने आपको बताई है। क्लियर है? अब मेरा जो है ना वो सेकंड सेगमेंट ऑफ व्यू आंसर शुरू हो रहा है, जहां पर मैं स्टेटमेंट से कॉन्ट्रडिक्ट करूंगा। जब भी इवैल्यूएशन स्टार्ट करो तो क्वेश्चन एक बार वापस पढ़ लेना चाहिए। सवाल में क्या लिखा हुआ था? With the help of a diagram, assess the view that government intervention can be used to successfully correct market failure caused by positive externalities. अब आप बोलो नहीं, ऐसा नहीं है, सक्सेसफुली नहीं होता, कभी कभार पॉलिसीज फेल कर जाती हैं। किस तरीके से फेल करती हैं? अब आपका इवैल्यूएशन वाला सेगमेंट शुरू हो रहा है, जहां पर आपकी स्टेटमेंट ही शुरू होगी हाउ एवर से। अब एक एक करके हर पॉलिसी की आपको बैंड बजानी है। तो सबसे पहले यहां पर आपने बात करनी है सब्सिडी की। जब हम सब्सिडी की बात करेंगे तो आप बोलो सब्सिडी देके आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि एकदम से मसला हल हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी डिफिकल्टी जो आपको आएगी वो ये आएगी कि हाउ विल यू मेजर दिस एक्सटर्नल बेनिफिट। इसका तरीका तो है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस तो है, पर वो भी रिसर्च बेस्ड है। सही है, और रिसर्च कभी कभार गलत हो जाती है। तो आप एक्सटर्नल बेनिफिट को मेजर कर रहे हो, चलो ठीक है, ये एक मसला है। दूसरा मसला ये कि आप इसको इक्वल कर रहे हो पर यूनिट सब्सिडी के, मतलब इतनी एक्यूरेसी कैसे आएगी? मतलब इतनी प्रिसाइज वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करोगे? तो पहली चीज तो बहुत अनरियलिस्टिक है ये। सही है, एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि इट इज नॉट पॉसिबल, मतलब आप इतना एक्यूरेटली तो कभी कर ही नहीं सकते। फिर आप दूसरा ये भी बोलो कि ये सब्सिडी का पैसा मुफ्त का पैसा नहीं है, ये टैक्स का पैसा है। ये फंड्स आप लगा रहे हो टैक्स वाले, ये पैसा बहुत जगहों पे लग सकता था, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाली सिचुएशन है। और जिधर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ जाती है वहां पर गवर्नमेंट को एक वैल्यू जजमेंट करनी पड़ती है। वैल्यू जजमेंट का मतलब क्या है? कि गवर्नमेंट ये देखेगी कि यार अगर मैं यहाँ पैसा लगाता हूँ तो यहाँ नहीं लगा रहा, तो क्या मसला हो रहा है? तो जजमेंट बेस्ड है ये। सही है, गवर्नमेंट जजमेंट करेगी कि यार किधर ज्यादा फायदा हो रहा है, सब्सिडी देने से ज्यादा फायदा हो रहा है या ये पैसा कहीं और लगाने से ज्यादा फायदा हो रहा है। और आप इतनी आसानी से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हम सप्लाई को बढ़ाएंगे, प्राइस कम हो जाएगी, क्वांटिटी बढ़ जाएगी। क्या इतना आसान है ये टाइम लैग है, टाइम लैग है ये। कभी कभार तो ऐसा होता है कि प्रोड्यूसर को पैसे तो मिल जाते हैं, बट द प्रोड्यूसर मे नॉट पास ऑन द बेनिफिट। ये क्या है? ये करप्शन है कि भाई पैसा पहुंच ही नहीं रहा कंज्यूमर तक। बिल्कुल ये वाला पॉइंट ऐसा बेटा मैंने लिख दिया जो आप कह रहे हो। क्लियर है ये चीज? फिर आप दूसरी पॉलिसी के कपड़े उतारोगे। कौन सी पॉलिसी है? एडवर्टाइजिंग। जब मैं एडवर्टाइजमेंट की बात करता हूं तो एडवर्टाइजिंग की जब आप बात करोगे तो एडवर्टाइजिंग में आप उसको ये चीज बताओ कि भाई ये भी तो कॉस्टली है, और ये ज्यादा कॉस्टली है, क्योंकि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये रुकता थोड़ी है कभी, आपको बार बार करनी पड़ेगी। जब आप बार बार ये करोगे तो अक्सर कभी कभार ये बोला जाता है कि एडवर्टाइजमेंट जो है ना वो कभी कभार लेस एफिशिएंट होती है अगर उसको आपने कंटिन्यूअस प्रोसेस में नहीं करा। सही है, लेस एफिशिएंट इफ नॉट कंसिस्टेंट या कंटिन्यूअस। और आप ये भी कह सकते हो कि लोग इतने इग्नोरेंट हो चुके हैं कि वो सिंपली इग्नोर कर देंगे एडवर्टाइजमेंट। वो बोलेंगे कि यार हमें फर्क ही नहीं पड़ता।
मतलब आप खुद देखो ना, जब कोविड में वैक्सीन फ्री थी उसके बावजूद लोग नहीं लगवा रहे थे, एजुकेशन फ्री भी कर दो उसके बावजूद लोग एजुकेशन नहीं लेंगे, तो लोग सिंपली इग्नोरेंट हो चुके हैं। आप पॉलिसी लगा के ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि लोग जो है वो आपकी एकदम से सुनना शुरू कर देंगे। और अगर आप डायरेक्ट प्रोविजन वाली पॉलिसी इस्तेमाल करते हो तो डायरेक्ट प्रोविजन के भी अपने नुकसानात हैं, जनरली बता रहा हूँ। डायरेक्ट प्रोविजन के भी अपने नुकसानात हैं कि भाई उसमें भी पैसा लगता है, उसमें भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, गवर्नमेंट फेलियर वाला पॉइंट आ सकता है, करप्शन वाला पॉइंट आ सकता है, पॉलिटिकल डिसीजंस लिए जाते हैं और इकोनॉमिकल नहीं लिए जाते, अपने वोट बैंक के लिए काम किया जाता है। सही है, इलेक्शन से पहले अपना काम करेंगे, 5 साल की जब हुकूमत आ जाएगी तो पहले दूसरे तीसरे चौथे साल में कुछ भी नहीं करेंगे। और अगर कोई डिसीजन लेंगे भी तो वो 5 साल के अंदर वाले डिसीजन होंगे ताकि लोगों को दिख जाए कि हमने काम करा है। 10-15 साल वाले डिसीजन ही लेंगे क्योंकि अगली हुकूमत में उसका फायदा देखेगा, तो उनकी कोई इज्जत नहीं होगी। ये पॉइंट ऑफ व्यू से चल रही होती है गवर्नमेंट्स, तो अक्सर डायरेक्ट प्रोविजन जो है ना वो फेल हो जाती है। फिर आपको अपने आंसर को कंक्लूड करना है। अब कंक्लूड इवैल्यूएशन के बाद आंसर कंक्लूड होता है। विदाउट कंक्लूजन अगर आपने अपने आंसर को एंड कर दिया तो फुल मार्क्स फिर भी आ सकते हैं, फुल मार्क्स फिर भी आ सकते हैं, कंपलसरी नहीं है कंक्लूजन। पर कंक्लूजन एक अच्छे स्टूडेंट को करना चाहिए, एक समरी बन जाती है आंसर की और 1 मार्क उसका होता है। सही है, ऐसा नहीं है कि मार्क नहीं मिलेगा, 1 मार्क उसका होता है। और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि लाजमी कंक्लूड करो, फ्री का मार्क है। तो आप अपने आंसर को आप कंक्लूड कैसे करोगे? वापस सवाल पढ़ना पड़ेगा, वापस सवाल पढ़ना पड़ेगा। क्या गवर्नमेंट सक्सेसफुली मार्केट फेलियर को करेक्ट कर सकती है? यस नो वाली स्टेटमेंट है। या बोलो किसी हद तक कर सकती है, डिपेंड्स ऑन गवर्नमेंट एबिलिटी टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसी है वगैरह वगैरह। अब मैं आपको अपना जो है ना वो आंसर दिखा रहा हूँ, इसका जो मेरे पास पूरा आंसर इसका लिखा हुआ है। ये फाइल ऑलरेडी गूगल ड्राइव के ऊपर मेरे ख्याल में डली हुई है, नहीं भी डली हुई तो मैं भी डाल दूंगा। पहले इसकी मार्किंग स्कीम देखते हैं और फिर आंसर देखते हैं। मार्किंग स्कीम देखते हैं पहले। थोड़ी ब्लर हुई हुई है ये क्योंकि हमने इसको पेस्ट किया हुआ है। मेरे पास ऑफिशियल वाली मैं भी नहीं खोल रहा, सी को देख लेते हैं, दिख रहा है, इतना भी नहीं है कि नहीं दिख रहा है। मैं हाईलाइट करूंगा तो दिख जाएगा, जरा देखो। पहले मार्केट फेलियर के बारे में बताया, फिर पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज के बारे में बताया, गवर्नमेंट इंटरवेंशन का इसने खाली जिक्र करा है, यहाँ पे सिर्फ जिक्र करा है। सही है, सिर्फ जिक्र करा है इसने। फिर उसने फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन सिर्फ जिक्र करा है, समझाया नहीं है, जिक्र करा है। मेरा तरीका ये नहीं है, मैं साथ साथ फिर चीजों को लेकर चल रहा होता हूँ। ये क्या करता है, मैं इसका तरीका बता देता हूँ। ये क्या करता है, ये सारी चीजें पहले ऊपर बता देता है, फिर वापस सारी चीजें लिखता है डिटेल में। पहले ऊपर मेंशन कर देता है कि भाई मैं अपना आंसर में ये लिखूंगा, और फिर सारी चीजें मेंशन करता है और फिर इवैल्यूएशन पे आता है। ये टाइम टेकेंगे मेरे हिसाब से। आप सारी चीजों को डिटेल में लेके चलो शुरू से। देखो मैंने गवर्नमेंट इंटरवेंशन का शुरू में कहीं जिक्र नहीं किया था, मैंने इशू के बाद गवर्नमेंट इंटरवेंशन का बताया है। ये इशू समझाने से पहले ही गवर्नमेंट इंटरवेंशन का जिक्र कर रहा है। तो ये मेरे ख्याल में सही नहीं है। आप अपने तरीके से करो, जो मैं बता रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्किंग स्कीम कोई होली बुक नहीं है कि इसको ही फॉलो करना है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आप कर सकते हो। सही है, और काफी चीजें इसमें आउट भी होती हैं। सही है। क्लियरली लेबल्ड एक्यूरेट डायग्राम, तो देखो इसने डायग्राम दिखा दी मेरिट गुड्स वाली, फिर इसने डायग्राम को समझाया, फिर इसने गवर्नमेंट इंटरवेंशन के बारे में बात करी, फिर इसने सबसे पहली बताई सब्सिडी, फिर इसने बताई एडवर्टिजमेंट, फिर इसने बताया डायरेक्ट प्रोविजन। हमने डायरेक्ट प्रोविजन अपने आंसर में जिक्र नहीं करा। क्लियर है ये चीज? इसमें बेटे ये जो तरीका आप कह रहे हो ना ये रेकमेंडेड नहीं है, खास करके 20 मार्कर के क्वेश्चन में A2 का जो नया फॉर्मेट है। सब्सिडी के बताने के बाद उसकी बुराई करना, एडवर्टाइजमेंट बताने के बाद उसकी बुराई करना, डायरेक्ट प्रोविजन बताने के बाद उसकी बुराई करना, फॉर्मेट आउट हो जाएगा। मैं ये प्रेफर नहीं करता। मैं आपकी आसानी के लिए ये चीज कह रहा हूँ, आपका माइंड जब एक ही जगह पे होगा ना तो आप पूरा समझा दोगे और फिर एवेल्युएशन एंड में करो। एक फिक्स फॉर्मेट पे चलोगे तो आंसर लिख पाओगे, क्योंकि कुछ सवालों में ये वाली चीज चलती है, कुछ सवालों में नहीं चलती। सही है, तो मसला हो जाएगा। और जब इवैल्यूएशन की बात करते हैं तो सारी देखो वही बात है, एडवर्टाइजमेंट की भी बुराइयां लिखी हुई हैं, सब्सिडी के बारे में भी बुराइयां लिखी हुई हैं, डायरेक्ट प्रोविजन के बारे में बुराइयां लिखी हुई हैं। और ये फिर इसका कंक्लूजन है जो कि मैंने अगेंस्ट मार्किंग स्कीम से ही कॉपी करा हुआ है, क्योंकि ये अच्छा कंक्लूजन है। अब मेरे आंसर के ऊपर आते हैं। सबसे पहले मैंने अपने देखो मैंने आंसर को ना बुलेट पॉइंट्स में रखा हुआ है ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। ये सारे बुलेट पॉइंट्स को अगर मैं रिमूव कर दूंगा ना, ये ऑफिशियली एक 20 मार्क का आंसर ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। सही है, तो मैंने बुलेट पॉइंट्स में रखा हुआ है ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जब पैराग्राफ में होती है ना तो पढ़ने में मुश्किल होती है। तो देखो सबसे पहले आपने इकोनॉमिक एफिशिएंसी के बारे में बताया, फिर आपने जो है वो एलोकेटिव के बारे में बताया। अच्छा, इस सवाल में प्रोडक्टिव का जिक्र हुआ है, मेरे हिसाब से प्रोडक्टिव नहीं बताना चाहिए, सिर्फ एलोकेटिव बताओ। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि ये वाला पैराग्राफ आप रिमूव कर सकते हो, प्रोडक्टिव बताने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? क्लियर है ये चीज? फिर आप जो है उसको मजीद आगे लेके चलोगे अपने आंसर को, कि आप उसको बताओगे कि भाई किस तरीके से जो है ना वो एलोकेटिव इनएफिशिएंसी होती है, मतलब वो ग्राफिकली आपने उसको समझा दिया।
अच्छा, ये एक और पैराग्राफ है जो कि आप कट डाउन कर सकते हो, तो मैं इसको हाईलाइट करके रख रहा हूँ, मैं इसको अलग उससे हाईलाइट कर देता हूँ ताकि ये पढ़ने में मसला ना हो। इसको भी मैंने गलत उससे कर दिया है, मैं इसको येलो से ही कर देता हूँ। अच्छा, ये वाला जो पैराग्राफ है ना जो मैं कट डाउन करने का बोल रहा हूँ, ये सिर्फ ये बता रहा है कि एक्सटर्नैलिटीज क्या होती हैं। मैं आपको बिल्कुल शॉर्टेस्ट आंसर बता रहा हूँ जिसमें आपको 20 मार्क्स मिल सकते हैं। इसमें सिर्फ ये बता रहा है कि एक्सटर्नैलिटीज होती क्या है। अगर आप इसको इग्नोर करके डायरेक्ट पॉजिटिव पे भी चले आओ ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डायरेक्ट पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज बताओ। ये देखो, आपने डायरेक्ट पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज के बारे में जिक्र कर दिया। क्लियर है चीज? डायरेक्ट पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज। क्लियर है चीज? और फिर जो है ना, आपने इंट्रोडक्शन के बाद 3 डायग्राम बनाई जो अपने अपने हमने अपने आंसर में बनाई है। 3 डायग्राम्स, ये 3 डायग्राम्स हमने अपने आंसर में बनाई है। इसी एक डायग्राम में हमने इशू भी बता दिया, पॉलिसी भी बता दी। ये एलोकेटिव वाला डायग्राम है, ये एडवर्टाइजमेंट वाला डायग्राम है। क्लियर है ये चीज? तो आपने जो ये 3 डायग्राम्स बनाई, और इन 3 डायग्राम्स को बता के आपने जो है वो एक एक करके सारी चीजें समझा दी। आपने जो है वो पहले उसको इशू समझाया, ये इशू है सब्सिडी का इशू वाला पैराग्राफ। फिर आपने जो है वो उसको इंटरवेंशन स्टार्ट करी, इंटरवेंशन में आपने सब्सिडी वाला बताया। सही है? फिर आपने एडवर्टाइजमेंट वाला बताया। फिर आपने जो है वो नश थ्योरी का जिक्र करा साथ साथ, ये आपकी पॉलिसी हो गई। और फिर आपने जो है वो इवैल्यूएशन। अच्छा, इवैल्यूएशन जो है मैंने थोड़ी लंबी करी हुई है। अगर आप चाहो तो इवैल्यूएशन में वैसे तो 3 पॉइंट्स लिखने होते हैं, पर क्योंकि हमने 2 पॉलिसीज बताई हैं तो हमारे 2 इवैल्यूएशन के पॉइंट्स बनेंगे, पर वो लंबे लंबे पॉइंट्स होंगे। तो वो 6 मार्क के ही काउंट होंगे, और क्योंकि हम आंसर को कंक्लूड भी कर रहे हैं तो 1 मार्क हमारा वो भी बुक हुआ हुआ है। सही है? तो आप इवैल्यूएशन का ये वाला पॉइंट उड़ा सकते हो अगर आप चाहो तो। मैं वो पैराग्राफ हाईलाइट कर रहा हूँ जो आप उड़ा सकते हो, ताकि आपको पता हो कि भाई अगर हम ना लिखेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। और फिर अपने आपने आंसर को कंक्लूड करना है, जो कि मैंने मार्किंग स्कीम वाली कॉपी करी हुई है। ये सिर्फ कंक्लूजन आप पढ़ लो, सवाल आपको ऑलरेडी याद ही होगा क्योंकि हमने फॉर्मेट अभी डिस्कस कर लिया है। ये कितने पेज का आंसर है? ये मैक्सिमम मैक्सिमम अगर हम देखें ना 3 साढ़े 3 पेज का आंसर है ये। अगर सीआई की मैं शीट की बात करता हूँ, या मैक्सिमम 4 पे जाएगा ये, उससे ऊपर नहीं जाएगा आंसर। लिख सकते हैं वो पॉइंट, क्वेश्चन को लिखने की जरूरत नहीं है। सब्सिडी की हमने बहुत इवैल्यूएशन कर ली, एडवर्टीजमेंट की बहुत इवैल्यूएशन कर ली। बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा हो जाएगा हमेशा। देखो, आप 40 मिनट्स के हिसाब से सोचो, क्योंकि आपको 20 मार्क का क्वेश्चन 40 मिनट्स में करना है। आप देखो, आप इस तरीके से सोचोगे आपको 40 मिनट्स में ये क्वेश्चन करना है। आप अगर एक डायग्राम बना के उसको एक्सप्लेन करोगे, फिर वापस एक डायग्राम बना के उसको एक्सप्लेन करोगे, तो बहुत टाइम लगेगा। पेंसिल स्केल सिर्फ एक बार ही उठता है। तो फिगर 1 2 3 एक साथ बना दो पेंसिल स्केल से प्रॉपर, और फिर अपने आंसर को लिंक करते जाओ, एस शोन इन फिगर 1, एस शोन इन फिगर 2। क्लास के बाद जब ये आंसर आप सुकून से पढ़ोगे ना, तो आपको आइडिया हो जाएगा इस चीज का। बार बार पेंसिल स्केल नहीं उठता, पेपर में इतना टाइम नहीं होता। 40 मिनट में ये सवाल करना होता है। के बाद क्लास के बाद हो जाएगा बेटा। ले रहे ये चीज? नहीं पक्का हो जाएगा, मैं आज ही रात में डाल दूँ। अच्छा, उसके बाद अब आते हैं अपने क्वेश्चन 3 के ऊपर। अच्छा, क्वेश्चन 3 एक लेबर मार्केट का क्वेश्चन है। सही है? इस क्वेश्चन में एक इशू है जो कि मैं डिस्कस करूंगा, पहले समझाऊंगा। आप वो इशू पकड़ नहीं पाओगे, अगर जिसने पकड़ लिया तो बहुत अच्छी बात है। मतलब मुझे मार्किंग स्कीम में एक मसला लगता है, मैं आपको बता दूंगा वो क्या है जो मेरे हिसाब से है। पर हम उस एमएस को ही फॉलो करेंगे, तो हम जो है वो अलग नहीं जाएंगे। तो विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम assess whether imperfect labor market will always lead to lower wages and higher unemployment। अगेन वही बात है, पूरे 14 मार्क के कंटेंट में मैं अग्री करूंगा स्टेटमेंट से कि भाई इम्परफेक्ट लेबर मार्केट में हमेशा हाई वेजेस होती हैं। और सॉरी, हाई वेजेस नहीं, लोअर वेजेस। इम्परफेक्ट मार्केट में हमेशा लोअर वेजेस होती हैं और हाई अनएम्प्लॉयमेंट होती है। अग्री करूंगा। चाहिए यूएन लिख दिया है मैंने, यूई होना चाहिए। अग्री करूंगा, पूरे अपने आंसर में अग्री करूंगा। वेज कम करके दिखाऊंगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा के दिखाऊंगा। अब ये सवाल स्टार्ट कैसे होना चाहिए आपके हिसाब से? सबसे स्टार्ट में क्या आना चाहिए यहाँ? वही प्रिंसिपल फॉलो होगा जो मैंने पिछले वाले सवाल में आपको बताया है। नहीं, लेबर मार्केट का डिस्क्रिप्शन आप लेबर मार्केट का डिस्क्रिप्शन क्या दोगे? उसकी जरूरत नहीं है। मतलब स्टार्ट, मतलब व्हाट इज द फर्स्ट थिंग जो कि हमें करनी चाहिए इस क्वेश्चन में? देखो, पहली चीज जो असूलन इस क्वेश्चन में होनी चाहिए ना, वो ये होनी चाहिए कि मुझे इम्परफेक्ट लेबर मार्केट की अजम्पशंस बतानी।
इम्परफेक्ट लेबर मार्केट से डायरेक्टली आंसर स्टार्ट होगा और इम्परफेक्ट लेबर मार्केट की अजम्पशंस बतानी है। सही है। मसला मुझे किधर आ रहा है? मसला मुझे इधर आ रहा है कि काफी जगहों पे मार्किंग स्कीम्स में, और पिछले क्वेश्चन से कंपैरिजन मैं करके दिखा रहा हूँ जो पुराने क्वेश्चन हैं, कई वो परफेक्ट लेबर मार्केट से स्टार्ट करता है आंसर को ताकि वो इम्परफेक्ट को कंपेयर कर पाए, और कई कई वो इम्परफेक्ट को डायरेक्टली स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं एज अ रिवीजन के तौर पे आपको परफेक्ट कंपटीशन के बारे में पहले बता रहा हूँ ताकि फिर हम इम्परफेक्ट पाएंगे तो आप कंपेयर कर पाओगे उसको। पर अगर डायरेक्टली इम्परफेक्ट से भी ये आंसर शुरू हो जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? तो मैं पहले आपको थोड़ा परफेक्ट लेबर मार्केट के बारे में बता रहा हूँ, और मैं मार्किंग स्कीम को फॉलो कर रहा हूँ जो लेटेस्ट वाली है, क्योंकि उन लोगों ने परफेक्ट लेबर मार्केट के बारे में जिक्र करा हुआ है। उन लोगों ने बोला है कि पहले परफेक्ट लेबर मार्केट बताओ। तो परफेक्ट लेबर मार्केट क्या होती है? परफेक्ट लेबर मार्केट वो मार्केट होती है जहां पर देयर आर होमोजीनियस लेबर, सारे के सारे लेबर जो है वो सेम होते हैं। फिर एक और यहाँ पर अजम्पशन होती है कि परफेक्ट मोबिलिटी होती है। इसका मतलब लेबर जो है वो परफेक्टली मोबिल होता है, ऑक्यूपेशनली एंड जोग्राफिकली बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। फिर एक और अजम्पशन यहाँ पर ये है कि जितनी भी जॉब्स अवेलेबल हैं वो सारी आइडेंटिकल जॉब्स हैं। सही है। फिर यहाँ पर एक और अजम्पशन है कि देयर आर मेनी बायर्स एंड सेलर्स, देयर आर मेनी बायर्स एंड सेलर्स ऑफ लेबर। ये एक और इसकी अजम्पशन फिर आपकी आ जाती है। फिर उसके अलावा यहाँ पर एक और अजम्पशन ये आती है कि देयर इज परफेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन पार्ट ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉइज। सही है। तो परफेक्ट इन्फॉर्मेशन है जॉब्स के बारे में। सही है। परफेक्ट इन्फॉर्मेशन है जॉब्स के बारे में। बिल्कुल सर सही है। और फिर यहाँ पर जो है वो एक और आपको चीज याद होनी चाहिए कि यहाँ पर जो आपकी लेबर सप्लाई होती है वो परफेक्टली इलास्टिक होती है। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब है कि दी एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर इज इक्वल टू दी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर। और जितनी भी फर्म्स होती हैं वो सारी की सारी वेज टेकर होती हैं। अपनी मर्जी से कोई भी वेज सेट नहीं करता, जो मार्केट की वेज है ना उसको फॉलो करना होता है। और यहाँ पर एक सिनेरियो जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि परफेक्ट लेबर मार्केट में मार्केट फेलियर नहीं होता, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर इक्वल होती है और यही से आपकी वेजेस डिटरमिन होती हैं। सही है। यहीं से यहाँ पर वेजेस डिटरमिन होती हैं। तो ये जब ग्राफ आप, हमने जब टॉपिक पढ़ा था तो हमने सबसे पहले ये वाला ग्राफ बनाया था। ये मिस्टर डाप वाला सिनेरियो होता है जो कि हम परफेक्ट कंपटीशन में पढ़ा था मार्केट स्ट्रक्चर में। तो आपने एक यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है जो कि डिटरमिन करेंगी आपकी वेजेस को। और ये वेज टेकर वाला कॉन्सेप्ट है। ये वेजेस कैसे आती हैं अगर आपको याद हो, हम बेसिकली क्या करते हैं, मार्केट की जो वेजेस होती है ना उसी से यहाँ पर डिराइव करते हैं इसको। तो सारी की सारी फर्म्स वेज टेकर होती हैं। सही है। सारी की सारी फर्म्स क्या होती हैं? वेज टेकर। कोई भी अपनी मर्जी से वेज सेट नहीं कर सकता। फिर एक और चीज उसने यहाँ पर जिक्र किया हुआ है कि एक बच्चे को बतानी चाहिए, दैट इज एमआरपी। व्हाट इज एमआरपी? एमआरपी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन लेबर मार्केट, दैट इज मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी। जो हम ओ लेवल में डिमांड फॉर लेबर पढ़ते हैं ना, यहाँ पर डिमांड फॉर लेबर को मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी बोला जाता है। एमआरपी का फॉर्मूला क्या था? एमआरपी का फॉर्मूला था मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय मार्जिनल रेवेन्यू। ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप वर्कर्स की डिमांड इसलिए करते हो क्योंकि वो आपको कितना पैसा कमा के देते हैं। सही है। जो वो प्रोडक्ट बनाते हैं उस प्रोडक्ट से जो रेवेन्यू आता है, जब आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक लेबर आपको कितने पैसे कमा के दे रहा है। तो A2 लेवल पे हम डिमांड फॉर लेबर को डिमांड फॉर लेबर नहीं कहते हैं, हम उसको मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी कहते हैं, एमआरपी कहते हैं। तो ये चीज उसने अपने आंसर में स्टार्ट करी है। मैं अगर होता शायद, और अगर हमारे पास एमएस नहीं होती, तो मैं इम्परफेक्ट लेबर मार्केट से स्टार्ट करता अपने आंसर को। सही में डायरेक्टली इम्परफेक्ट से स्टार्ट करता। मैं सारी इन अजम्पशंस को उल्टा कर दूंगा। इम्परफेक्ट मोबिलिटी, वर्कर्स की स्किल्स अलग अलग हैं। सही है। यहाँ पर जो है वो आइडेंटिकल जॉब्स नहीं होती, इंफॉर्मेशन जॉब्स की नहीं होती, लोगों को इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन होती है, वर्कर्स कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट हो रहे होते हैं, डिमांड एंड सप्लाई से वेजेस नहीं निकल रही होती, एक्सप्लॉइटेशन होती है, मोनोप्सनी वाला कॉन्सेप्ट आता है। तो यहाँ पर अब हमारी मेन चीज स्टार्ट हो रही है जो कि हमने पढ़ी है, और जो सवाल भी है, क्योंकि सवाल में क्या कह रहा है, इम्परफेक्ट लेबर मार्केट में क्या हमेशा लो वेजेस और हाई अनएम्प्लॉयमेंट होती है? तो यस। 14 मार्क का आपका कंटेंट होगा यस पे, कि हाँ आप अग्री करोगे। तो आप क्या करोगे? आप जब उसको इम्परफेक्ट लेबर मार्केट का इंट्रोडक्शन दोगे, आप जब उसको इम्परफेक्ट लेबर मार्केट का इंट्रोडक्शन दोगे, तो आप उसको ये चीज बताओगे कि इम्परफेक्ट लेबर मार्केट में ट्रेड यूनियन भी आ जाता है, इम्परफेक्ट लेबर मार्केट में गवर्नमेंट भी आ जाती है, इम्परफेक्ट लेबर मार्केट में मोनोप्सनी वाला सिनेरियो भी आ जाता है। व्हाट इज अ मोनोप्सनी? मोनोप्सनी इज द सिंगल बायर ऑफ लेबर। मैंने जब पढ़ाया था तो मैंने एक एग्जांपल दी थी विलेज की, एक गांव की जहां पर सिर्फ एक स्कूल है, तो जाहिर सी बात है टीचर्स की हायरिंग सिर्फ वही करेगा, सिंगल बायर ऑफ लेबर है। फिर इम्परफेक्ट लेबर मार्केट में हमने ये भी चीज सीखी थी कि वेजेस आर डिफरेंट। वहां पर तो अजम्पशन है कि वेजेस रिमेन द सेम, क्योंकि जॉब्स आइडेंटिकल है, हर चीज सेम है, स्किल सेम है, तो पैसे भी सेम होंगे। पर इम्परफेक्ट लेबर मार्केट में ऐसा कुछ भी नहीं होता, जो रियलिटी है वहां पर वेजेस डिफरेंट होती हैं। इस वजह से
एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर इज नॉट इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर, ये कभी भी दोनों इक्वल नहीं होते आपस में। एंड मोनोपसनी लीड्स टू अ मार्केट फेलियर इन द लेबर मार्केट, मार्केट फेलियर इन द लेबर मार्केट। तो वर्कर्स को यहाँ पर एक्सप्लॉइट किया जाता है, वर्कर्स को क्या किया जाता है, एक्सप्लॉइट किया जाता है। अब आप सवाल की स्टेटमेंट से अग्री करना स्टार्ट करोगे, मेरी नजर में आंसर यहां से स्टार्ट हो रहा है, सही है। तो अब आप अपने आंसर को यहाँ पर स्टार्ट करने लगोगे जहां पर आप उसको ये चीज बताओगे, हाँ एमआरपी तो हम बताएंगे, मतलब मेरी नजर में मैं ये कह रहा हूँ कि मैं परफेक्ट के बारे में शायद नहीं लिखता, मैं डायरेक्ट एमआरपी से स्टार्ट कर देता आंसर, सही है, मैं अपना आंसर आपको दिखा रहा हूँ। तो आप जो है उसको बोलोगे हाँ इम्परफेक्ट लेबर मार्केट में वेजेस कम होती हैं, हाँ इम्परफेक्ट लेबर मार्केट में अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होती है। तो बेसिकली यू आर अग्रीइंग विद द क्वेश्चन। 14 मार्क में तो सिर्फ आप अग्री करोगे ना सवाल की स्टेटमेंट से, अब किस किस तरीके से अग्री करना है अब मैं आपको बता रहा हूँ अग्री कैसे होगा। अग्री इस सेंस में होगा कि तुम सबसे पहले तो उसको ये बोलो कि एक मोनोप्सनी जो होता है ना वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे ऑपरेट करता है। तो आप उसको बताओ कि एक मोनोप्सनी जो है वो हमेशा उस पॉइंट पे ऑपरेट करेगा जहां पर एमआरपी जो है वो एमसीएल की इक्वल होता है। और इस पॉइंट को क्या बोला जाता है, इस पॉइंट को बोला जाता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये वो पॉइंट होता है जहां पर आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है, सही है। और इस पॉइंट के ऊपर मोनोप्सनी वेजेस भी कम देता है और अनएम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा क्रिएट करता है। आप कैसे उसको ये ग्राफिकली सिखाओगे, नहीं समझाना है बात, वही मैं बोल रहा हूँ लंबी हो जाएगी, 20 मार्क का क्वेश्चन है। जब हम पहले करते थे ना तो हम ऐसे रिवीजन के तौर पे कर रहे होते थे और हम टॉपिक में ज्यादा से ज्यादा लिख रहे होते हैं, पर अभी मैंने आपको पहले ही बोला था हम कंसाइज करना स्टार्ट करेंगे आंसर्स को, जो रेलिवेंट चीजें सिर्फ वही बताएंगे। हाँ कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप पेपर में एक्स्ट्रा चीजें लिख दो, पर एक्स्ट्रा चीजें लिखने से मसला नहीं होता, कम लिखने से मसला होता है। एक्स्ट्रा लिखोगे तो वो नेगेटिव मार्किंग नहीं करेगा आपकी। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले लिखना है वेजेस, कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर आपने जो है वो सबसे पहले लिखना है वेजेस, फिर आप यहाँ पर लिखोगे क्वांटिटी ऑफ लेबर और ये आपका आ गया ओरिजिन। अच्छा एक इम्परफेक्ट लेबर मार्केट में एसीएल और एमसीएल इक्वल नहीं होते, क्लियर है ये चीज। तो आप जो है वो सबसे पहले एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर बनाओगे जो कि अपवर्ड स्लोपिंग होती है रियलिटी में, विच इज इक्वल टू द सप्लाई ऑफ लेबर। फिर आप जो है वो एक मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर बनाओगे, ऑब्वियसली दोनों इक्वल नहीं है, और मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर ज्यादा स्टीपर होता है, ये थोड़ा फ्लैटर होता है, तो दोनों इक्वल नहीं होते। फिर आप एक डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड फॉर लेबर बनाते हो जो कि आपका एमआरपी होता है विच इज इक्वल टू द डिमांड फॉर लेबर। फिर आप उसको शो करो कि एक परफेक्टली कंपेरेटिव लेबर मार्केट में, एक परफेक्टली कंपेरेटिव लेबर मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे वेज सेट होती है। तो परफेक्टली कंपेरेटिव लेबर मार्केट में ये इक्विलिब्रियम होता है। तो यहां से तुमने निकाली वेजेस, यहां से तुमने निकाली क्वांटिटी ऑफ लेबर, तो ये आ गया डब्ल्यू, ये आ गया क्वांटिटी ऑफ लेबर, और ये आपका आ गया इनिशियल इक्विलिब्रियम। हमेशा हमेशा याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर जो है वो वेज को डिटरमिन करता है। ये स्टेटमेंट मैं क्यों लिख रहा हूं, मैं आपको अभी ये चीज बता रहा हूँ। दिस डिटरमिन्स वेजेस, आपने उसको बता दिया कि परफेक्टली कंपेरेटिव लेबर मार्केट में वेज ये होती है, क्वांटिटी ये होती है, पर मोनोप्सनी इतना शरीफ नहीं है। मोनोप्सनी कहां पर ऑपरेट करता है, एमआरपी इज इक्वल्स टू एमसीएल, एमआरपी इज इक्वल्स टू एमसीएल, दिस इज द पॉइंट वेयर एमआरपी इज इक्वल्स टू एमसीएल। ये इक्विलिब्रियम होता है मोनोप्सनी का। वेजेस यहां से नहीं निकलती, वेजेस निकलती हैं यहां से। इसका मतलब जब तुम इस लाइन को नीचे लेके आओगे, जब तुम इस लाइन को नीचे लेके आओगे, तो इस लाइन को जब तुम नीचे लेके आओगे ना तो ऑटोमेटिकली तुम्हें ये तो शो हो जाएगा कि एक मोनोप्सनी जो है ना वो एम्प्लॉयमेंट कम करती है, तो कहीं ना कहीं वो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रही है। तो तुमने सवाल की स्टेटमेंट से अग्री कर लिया, सवाल की स्टेटमेंट से क्या करा, अग्री करा। और वेजेस कहाँ से निकलती हैं, एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर से, तो यहां से तुमने जो है वो वेजेस भी निकाल के दिखा दी। और तुमने यहाँ पर लिख दिया WM, वेज बाय मोनोप्सनी, तो पैसे भी कम दे रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा कर रहा है। तो दिस इज हाउ मार्केट फेल्स। मोनोप्सनी इस तरीके से कम पैसे देता है और अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा करता है। सवाल की स्टेटमेंट से एग्री करना स्टार्ट कर दिया, सिर्फ एक पॉइंट है ये, सिर्फ एक पॉइंट है ये, और भी पॉइंट बताएंगे, क्लियर है ये चीज। अब आप उसको एक और पॉइंट बताओ, दिमाग में बस ये रखो कि वेजेस कम है, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, सिर्फ इस चीज को दिमाग में रखो। एक और सिनेरियो, ट्रेड यूनियन के बारे में बात करो। बोलो ट्रेड यूनियन जो है ना, सही है, ट्रेड यूनियन जो है ना वो क्या करता है, ट्रेड यूनियन जो है वो मार्केट की सप्लाई को कंट्रोल करता है, किसकी मार्केट की, लेबर मार्केट की। तो वो कंट्रोल करता है सप्लाई ऑफ लेबर।
और जब वो सप्लाई ऑफ लेबर को कंट्रोल करता है तो वो रिस्ट्रिक्ट करता है सप्लाई ऑफ लेबर को, और जब वो सप्लाई ऑफ लेबर को रिस्ट्रिक्ट करता है तो वो थ्रू स्ट्राइक्स करता है या थ्रू इंडस्ट्रियल एक्शन करता है, और उसके थ्रू वो जो है ना वो मार्केट की सप्लाई को कंट्रोल कर रहा होता है। अब वो जब सप्लाई ऑफ लेबर को कंट्रोल करता है और सप्लाई ऑफ लेबर को रिस्ट्रिक्ट कर देता है थ्रू इंडस्ट्रियल एक्शन, तो मार्केट में पैसे तो बढ़ जाते हैं क्योंकि वर्कर शॉर्ट हो जाता है, पर इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाती है। तो आपने अगेन सवाल की स्टेटमेंट से एग्री करा कि देखो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। क्लियर है ये चीज, दोनों में से कोई एक चीज पर एग्री करना है। और फिर यहाँ पर आप उसको ग्राफिकली भी ये चीज दिखा सकते हो कि यहाँ पर आपने सबसे पहले लिखा वाई एक्सिस पे वेजेस, फिर आपने यहाँ पर लिखा क्वांटिटी ऑफ लेबर, आपने जो है वो एक अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई ऑफ लेबर बनाया, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड फॉर लेबर बनाया, ये आपका आ गया सप्लाई ऑफ लेबर, ये आपके आ गया एमआरपी विच इज द डिमांड फॉर लेबर, ये आपकी आ गई इक्विलिब्रियम वेज, ये आपकी आ गई क्वांटिटी, तो दिस इज वेज, दिस इज क्वांटिटी एंड दिस इज इक्विलिब्रियम। ट्रेड यूनियन क्या करती है, सप्लाई को जान पूछकर रिस्ट्रिक्ट करती है ताकि मार्केट में वेजेस बढ़ जाएं, पर ये अक्सर बैक फायर कर जाता है, किस सेंस में कि ये अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर देता है। ये क्या क्रिएट कर देता है, अनएम्प्लॉयमेंट। देखो क्लियरली ये चीज नजर आ रही है कि देखो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रही है। सही है, तो ये एक मसला हो जाता है ट्रेड यूनियन की वजह से। क्लियर है ये चीज। पीछे वाला डायग्राम में एक बार और बता रहा हूँ, वापस बता रहा हूँ, सुनो। ये एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर है, ये मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर है, और ये डिमांड फॉर लेबर है। सप्लाई ऑफ लेबर और डिमांड फॉर लेबर जब इक्वल होते हैं ना, तो ये कंपैरेटिव मार्केट की वेजेस है, कंपैरेटिव मार्केट की वेजेस है। सही है। मोनोप्सनी क्या करता है, E1 पे ऑपरेट करता है, विच इज MCL इज इक्वल टू MRP। ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। तो यहीं से उसकी क्वांटिटी आ जाती है विच इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और वेजेस कहाँ से आती हैं, एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर से। तो यहाँ से टकराया तो वेजेस आ गई। तो क्लियरली नजर आ रहा है कि एक मोनोप्सनी पैसे भी कम दे रही है और अनएम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट कर रही है। तो आपने दोनों चीजें उसको बता दी। सही है, फिर है इसका ये। फिर आपने ट्रेड यूनियन वाला ही बता दिया। अब ये दो पॉइंट्स है ना फिर मेरे हिसाब से। पर जो एक और पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये उससे भी ज्यादा सिंपल है और वो बहुत छोटा सा पॉइंट है, पता होना चाहिए। आप गवर्नमेंट के एक्शंस को भी इन्वॉल्व कर सकते हो। अक्सर गवर्नमेंट भी ना इम्परफेक्ट लेबर मार्केट में गंद मचा देती है। कैसे मचाती है, थ्रू मिनिमम वेज लेजिस्लेशन। ये एक जो है ना ये मसला है, जो तुम उसको समझा सकते हो कि यार ये मिनिमम वेज लेजिस्लेशन जो होती है ना, ये मसले खड़े कर देती है। किस सेंस में खड़े कर देती है, कि जब तुम मिनिमम वेज को अबव द इक्विलिब्रियम लगाते हो, तो अक्सर इससे मामला जो है ना वो खराब हो जाते हैं। क्योंकि जब तुम मिनिमम वेज लगाते हो तो इससे पैसे तो बढ़ जाते हैं, पर अक्सर ऐसा होता है कि पैसे बढ़ने की वजह से सरप्लस ऑफ वर्कर्स हो जाता है। एंड जब सरप्लस ऑफ वर्कर्स हो जाता है तो क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ लेबर क्वांटिटी डिमांड फॉर लेबर को एक्सीड करती है, जिसकी वजह से पहले के मुकाबले में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है। तो अगेन तुम सवाल की स्टेटमेंट से अग्री कर रहे हो। मिनिमम वेज का डायग्राम तुम कैसे बनाओगे, बड़ा बेसिक बच्चों वाला डायग्राम है, ओ लेवल वाला डायग्राम बना रहा हूं मैं। यहाँ पर मैंने जो है वो सबसे पहले लिखी वेजेस, फिर मैंने यहाँ पर लिखी क्वांटिटी ऑफ लेबर, आपने डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व। तो दिस इज सप्लाई ऑफ लेबर, दिस इज MRP विच इज इक्वल टू द डिमांड फॉर लेबर, ये आपने निकाली इक्विलिब्रियम वेज, और ये क्वांटिटी। तो आपने एक बेसिक सा सिनेरियो उसको पहले बता दिया कि मार्केट ये चल रही है। गवर्नमेंट कैसे गंद मचाती है, मिनिमम वेज लगा देती है अबव द इक्विलिब्रियम। जैसे ही मिनिमम वेज लगाती है अबव द इक्विलिब्रियम, तो इसकी वजह से देखो क्लियरली नजर आ रहा है कि जैसे ही वेजेस बढ़ेंगी तो डिमांड फॉर लेबर कम हो जाती है क्योंकि वर्कर महंगा पड़ता है। डिमांड फॉर लेबर कम हो जाती है क्योंकि वर्कर महंगा पड़ता है। तो ये आ गई क्वांटिटी डिमांड फॉर लेबर। पर सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ जाती है क्योंकि वर्कर को ज्यादा पैसे मिलते हैं तो वो मोटिवेटेड होता है काम करने के लिए, वो अपने आप को ज्यादा अवेलेबल कर देता है। तो ये आपकी आ गई क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ लेबर। और क्लियरली नजर आ रहा है कि देयर इज अ बिग गैप बिटवीन क्वांटिटी सप्लाइड एंड क्वांटिटी डिमांड विच इज नोन एज सरप्लस ऑफ वर्कर्स। एंड सरप्लस ऑफ वर्कर्स का मतलब है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ गई है। अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो क्या हो गई है, बढ़ गई है। क्लियर है ये चीज। इवैल्यूएशन करने से पहले, इवैल्यूएशन करने से पहले सवाल को रीड कर लेना चाहिए। इवैल्यूएशन करने से पहले सवाल को वापस पढ़ लेना चाहिए। देखो जरा, with the help of a diagram assess whether imperfect labor markets will always lead to lower wages and higher unemployment। अब तुम डिसएग्री करोगे। डिसएग्री करने का मतलब क्या है, डिसएग्री करने का मतलब है कि वेजेस बढ़ भी सकती हैं और अनएम्प्लॉयमेंट कम भी हो सकती है। ये मतलब है इसका।
डिसएग्री करने का मतलब क्या है? जो 6 मार्क की तुम्हारी स्टेटमेंट है, देखो यहां तक जो है ना, यहां तक जो है, यहां तक मैंने अग्री करा है, यहां तक मैंने अग्री करा है, ये मेरा AO1 प्लस AO2 खत्म हुआ है। अब मैं डिसएग्री करूंगा, मैं बोलूंगा कि नहीं यार, वेजेस बढ़ भी सकती हैं और अनएम्प्लॉयमेंट कम भी हो सकती है। ऐसा थोड़ी है कि हमेशा वेजेस कम होंगी और अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगी, ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है ना। तो आप उसको बताओ, आप बताओ कि अक्सर जो ट्रेड यूनियन होती है, अक्सर जो ट्रेड यूनियन होती है वो अपने लेबर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देती है, वो आउटपुट पर वर्कर को बढ़ा देती है। कैसे बढ़ाती है? एग्जाम्पल, थ्रू ट्रेनिंग। वो ट्रेनिंग देती है वर्कर्स को, उसकी स्किल्स को बढ़ाती है, उसका डिमांड फॉर लेबर बढ़ जाता है। डिमांड फॉर लेबर बढ़ाने का मतलब है कि जब एक वर्कर ज्यादा ट्रेंड होता है तो वो ज्यादा पैसे भी कमा के देता है, इसका मतलब MRP बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही डिमांड फॉर लेबर बढ़ेगी तो वेजेस बढ़ जाएंगी और अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम होने का मतलब क्या है? एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगी। तो जब यहाँ पर तुम डायग्राम बनाओगे, तुम सबसे पहले जो है वो यहाँ पर लिखोगे वेजेस, यहाँ पर लिखोगे क्वांटिटी ऑफ लेबर, दिस इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग MRP, अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई ऑफ लेबर MRP। अब सिर्फ MRP लिख रहा हूँ, डिमांड फॉर लेबर नहीं लिख रहा, क्योंकि शिफ्ट करेंगे ना बड़ी किचकिच हो जाएगी। तो वेजेस, क्वांटिटी ऑफ लेबर, इक्विलिब्रियम। क्या करा तुमने बेटा? इसको राइटवर्ड शिफ्ट किया, आपने क्लियरली उसको शो कर दिया कि देखो डिमांड फॉर लेबर बढ़ी तो एक तो क्वांटिटी भी बढ़ गई, इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट हो रही है, और पहले के मुकाबले में जो है वो वेजेस भी बढ़ रही है। सवाल की स्टेटमेंट से सक्सेसफुली जो है वो आपने डिसएग्री कर दिया। ये तो पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट तुम उसको ये बोलो कि अक्सर ऐसा होता है, अक्सर ऐसा होता है कि जब तुम मिनिमम वेज लगाते हो ना, जब तुम मिनिमम वेज लगाते हो तो मिनिमम वेज लगाने से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती तो है, पर ये इलास्टिसिटीज पे डिपेंड करता है। ये किस चीज की इलास्टिसिटीज पे डिपेंड करता है? ये डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर की इलास्टिसिटीज पे डिपेंड करता है। अक्सर ऐसा होता है कि डिमांड फॉर लेबर एंड सप्लाई ऑफ लेबर इन इलास्टिक होते हैं। इन इलास्टिक डिमांड एंड सप्लाई का मतलब क्या है? ग्राफिकली बना रहा हूँ, थोड़ा रफ डायग्राम बनाऊंगा, आपको समझ आ जाएगा। वेज तो बढ़ती है, अनएम्प्लॉयमेंट भी होती है, पर बहुत कम से होती है। एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पे कोने पे, छोटी सी, सुनना जरा। वेजेस, क्वांटिटी ऑफ लेबर, ये डिमांड फॉर लेबर है, ये सप्लाई ऑफ लेबर है। समझ आया क्या कर रहा हूँ? ये इक्विलिब्रियम है, वेज भी आ गई, क्वांटिटी भी आ गई। इस डायग्राम में तुम मिनिमम वेज लगाओ, क्या इतनी अनएम्प्लॉयमेंट होगी? क्या इतनी अनएम्प्लॉयमेंट होगी जितनी हमने ऊपर वाले डायग्राम में शो करी थी? देखो सरप्लस कितना कम है, जब इतना सा सरप्लस है तो अनएम्प्लॉयमेंट भी इतनी सी है। इसका मतलब अक्सर ऐसा होता है कि डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर इन इलास्टिक होते हैं, जिसकी वजह से इतनी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होती। समझ आया? सरप्लस छोटा सा तो अनएम्प्लॉयमेंट भी छोटी सी, सरप्लस छोटा सा तो अनएम्प्लॉयमेंट भी छोटी सी। क्लियर है? और सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपकी इवैल्यूएशन का, पहला वाला पॉइंट ये है कि आपने सवाल में ना डिसएग्री करना स्टार्ट किया। आपने बोला कि नहीं यार, हमेशा वेज कम और अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि सवाल में क्या लिखा हुआ था कि वेज कम होती है और अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होती है ना। आपने डिसएग्री करा तो डिसएग्री ऐसे करोगे, आप बोलो अनएम्प्लॉयमेंट कम भी हो सकती है, वेजेस बढ़ भी सकती है, इम्परफेक्ट हमेशा बुरी नहीं होती। तो आप बोलो अक्सर ट्रेड यूनियन जिधर सप्लाई को रिस्ट्रिक्ट करते हैं वहां पर अपने वर्कर की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, तो उनकी डिमांड फॉर लेबर बढ़ जाती है, वो ज्यादा कमा के देते हैं एम्प्लॉयर को, तो उनकी डिमांड ज्यादा होती है। जब उनकी डिमांड ज्यादा होती है तो हायरिंग भी ज्यादा होगी, तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गई, पैसे भी बढ़ गए। तो सवाल की स्टेटमेंट से डिसएग्री कर दिया। अच्छा, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट जो आपके इवैल्यूएशन का है वो मैं अब बता रहा हूँ। यहाँ तक साथ है सब? आप, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट, आप उसको बोलो कि ट्रेड यूनियन जो है ना, मोनोप्सिनिस्ट भी हो सकती है। मोनोप्सिनिस्ट यूनियन का कॉन्सेप्ट क्या था? बायलेटरल वाला सीन था, जो बायलेटरल वेज निगोसिएशन जो होती है। बायलेटरल वेज निगोसिएशन में क्या होता है कि अगर एक सिंगल बायर ऑफ लेबर है तो उसके सामने सिंगल सेलर ऑफ लेबर है। अगर एक गांव में एक स्कूल है
और वो स्कूल ही सिर्फ टीचर की हायरिंग कर रहा है, तो वो सिंगल बायर तो है, पर सारे टीचर एक ही ट्रेड यूनियन का पार्ट है, सिंगल सेलर ऑफ लेबर। तो सिंगल सेलर ऑफ लेबर वर्सेस सिंगल बायर ऑफ लेबर, तो बायलेटरल वेज नेगोशिएशन होती है, कलेक्टिव बार्गेनिंग होती है। और कलेक्टिव बार्गेनिंग में कौन जीतता है? जिसकी बार्गेनिंग स्किल्स ज्यादा होती हैं। कलेक्टिव बार्गेनिंग में कौन जीतता है? जिनकी बार्गेनिंग स्किल्स ज्यादा होती हैं। क्लियर है ये चीज? तो आप बोलो, अक्सर ऐसा होता है कि बार्गेनिंग के दौरान वेज भी बढ़ जाती है और अनएम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाती है। कैसे? उसी ग्राफ को उठा के आते हैं जो पीछे भी बनाया था। नया डायग्राम नहीं बनाएंगे, इतना टाइम नहीं है पेपर में, डबल डबल नहीं बनाएंगे, इसी डायग्राम को लिंक करके समझाएंगे। वो जब आप आंसर मेरा पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगी मैंने किस तरीके से लिंक किया हुआ है। तो आंसर देने का पॉइंट ही यही है। सही है? तो गौर से पढ़ना है उसको। अब देखना जरा किस तरीके से सिनेरियो चल रहा है यहाँ पे। बार्गेनिंग क्या होती है याद है? बार्गेनिंग होती क्या है? ये दो वेजेस हैं, इस पे पंगे होते हैं। ट्रेड यूनियन कहता है कि ये वाली वेज होगी, मोनोप्सनी कहता है कि ये वाली वेज होगी। अब तुम अज्यूम करो कि बार्गेनिंग शुरू हुई है यहाँ से। अज्यूम करो बार्गेनिंग शुरू हुई है यहाँ से। अगर ट्रेड यूनियन अच्छी बार्गेनिंग करता है और बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो हो सकता है ट्रेड यूनियन बार्गेनिंग के थ्रू इस वेज पे आ जाए। अब जब बार्गेनिंग के थ्रू तुम इस वेज पे आओगे तो तुमने वेजेस को भी बढ़ा दिया, तुमने एम्प्लॉयमेंट को भी बढ़ा दिया। क्योंकि इनिशियली तुम यहां पर थे और यहां पर थे, तुमने बार्गेनिंग करना स्टार्ट करी, कलेक्टिव बार्गेनिंग करी, मोनोप्सनी को कन्विंस करा और वेजेस को बढ़वा दिया, तो वेज भी बढ़ गई, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गई, तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गई। अब ग्राफिकली तुम्हें ऐसा लग रहा है मैंने एरोज ऐसे बनाए हुए हैं, तो देखो मैंने इसको थोड़ा हाइलाइटर से चेंज कर दिया। एक्सप्लेनेशन में हम यही लिखेंगे कि कलेक्टिव बार्गेनिंग होगी, डब्ल्यू और डब्ल्यू एम के बीच में वेज सेट होगी। डब्ल्यू एम से अगर 1% ज्यादा वेज भी होगी ना तो ट्रेड यूनियन कामयाब हो गया है। अगर डब्ल्यू एम से 1% वेज भी ऊपर हो जाती है ना तो ट्रेड यूनियन कामयाब है, उसने सक्सेसफुली बार्गेन करके पैसे भी बढ़वा दिए और अनएम्प्लॉयमेंट भी कम करवा दी। कह रहे चीज, क्योंकि अगर तुमने हल्की सी भी बढ़वा दी, जैसे लेट से मैं कहता हूँ ये हल्की सी भी बढ़वा दी, तो वेज भी बढ़ गई, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गई। कह रहे चीज, एग्जैक्टली इस पॉइंट पे आना जरूरी नहीं है। अगर तुम जितना करीब आओ डब्ल्यू के उतना फायदा है। समझ आ गया? फिर तुम्हारा आंसर कंक्लूड होगा ऑब्वियसली। इवैल्यूएशन के बाद अब आता है आंसर के ऊपर। कोई चेंजेस नहीं करेंगे डायग्राम में। ये डायग्राम हमने रखा उसी के लिए ही है, पर इस डायग्राम को हल्का सा रेफर करके वाली चीज समझाएंगे, बताऊंगा कैसे समझा। मैंने अपने आंसर में ना क्लोज्ड शॉप का भी जिक्र किया हुआ है। क्लोज शॉप का जिक्र ऐसे होता है कि अक्सर ऐसा होता है कि ट्रेड यूनियन ये कहती है कि चलो तुम सेम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रखो। अक्सर ऐसा होता है कि ट्रेड यूनियन कहती है कि तुम सेम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रखो, हमें हमें एम्प्लॉयमेंट से गर्ज नहीं है, तुम्हें ये वाले वर्कर हायर करने हैं, तुम ये वाले वर्कर हायर कर लो, पर इनके तो पैसे बढ़ाओ। तो अक्सर ऐसा होता है कि ट्रेड यूनियन ऐसी बार्गेनिंग करती है, जो कि बहुत रेयर है। ट्रेड यूनियन ऐसी बार्गेनिंग करती है कि इस बेच पे लेके आ जाती है। अब तुम देखो, जब मैं इस बेच पे लेके आ गया, जब मैं W2 पे लेके आ गया, तो है अभी भी इसी एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, बस इस वेज की जगह पे ये वाली वेज हो गई। ये क्लोज शॉप अग्रीमेंट्स में होता है, जिधर सारे वर्कर एक ही ट्रेड यूनियन का पार्ट होते हैं। सही है? और ट्रेड यूनियन इस तरीके से बार्गेन करती है कि कहती है कि यार तुम एम्प्लॉयमेंट ना बढ़ाओ, पर जो करंट वर्कर है उनकी तो वेजेस बढ़ाओ। तो ये थोड़ा रेयर केस है, पर ये मैंने अपने आंसर में डाला हुआ है, और ये हम कट डाउन कर सकते हैं। मैं ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ये कट डाउन हो सकता है उस आंसर से। क्लियर है? तो ये कौन सा सिनेरियो है? W2 वाला सिनेरियो कौन सा है? W2 वाला वो सिनेरियो है जहां पर वेजेस बढ़ रही हैं एंड एम्प्लॉयमेंट इज द सेम। वेजेस बढ़ रही हैं एंड एम्प्लॉयमेंट इज द सेम। सही है? तो मैं मिटा रहा हूँ, कंफ्यूजन ना हो जाए। सही है? अब आंसर देख लेते हैं। पहले एमएस टच करते हैं थोड़ी। देखो एमएस में, देखो ये मुझे मसला है, खाली ये जो दो बुलेट पॉइंट्स है ना, इससे मुझे इशू है। अब इसकी नीयत क्या है? या तो गलती से कर दिया है, या तो ये कंपेयर कराना चाह रहा है कि बच्चा पहले परफेक्ट बताए और फिर इम्परफेक्ट से कंपेयर करना स्टार्ट करे। मैं अगर शायद होता तो मैं डायरेक्ट इम्परफेक्ट से शुरू कर देता, अगर मेरे पास एमएस नहीं होती, क्योंकि मेरा दिमाग वहां तक नहीं जा रहा था, मैं रेलिवेंट चीज पे रहता हूँ ज्यादा। सही है? पर बेहतर है परफेक्ट बता देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मेरे आंसर में मैंने इम्परफेक्ट से शुरू किया हुआ है, मैंने परफेक्ट नहीं बताया। अगर आपको बताना है तो आपको वो एक पैराग्राफ ऐड करना पड़ेगा, और बड़ा आसान है ऐड करना, मुश्किल नहीं है। फिर देखो यहाँ से इम्परफेक्ट से आंसर स्टार्ट हुआ है।
फिर इसने लेबर मार्केट का फेलियर बताया, ट्रेड यूनियन वाली चीज बताई, मिनिमम एज वाली चीज बताई, मोनोप्सनी वाली चीज बताई, फिर इवैल्यूएशन करी जो सारी हमने डिस्कस करी है। सही है, ये इसका कंक्लूजन है। यही वाला मैंने एग्जैक्ट कॉपी करा हुआ है, अच्छा कंक्लूजन है ये। एक एक बार ना कंक्लूजन जरूर उधर ही रीड कर लेंगे आंसर में। अब देखो आंसर स्टार्ट कैसे हो रहा है, जो जो चीजें कट डाउन हो सकती हैं वो मैं बता रहा हूँ। इम्परफेक्ट लेबर मार्केट से स्टार्ट किया, ठीक है। फिर हमने मोनोप्सनी के बारे में थोड़ा बताया, मोनोप्सनी का पूरा इशू समझा दिया किस तरीके से एक्सप्लॉइट करता है। फिर उसके बाद जो है वो हमने ट्रेड यूनियन वाली चीज बताई, जो सप्लाई ऑफ लेबर कम करता है वो। फिर मिनिमम वेज वाली चीज बताई। चार डायग्राम्स टोटल इस आंसर में बन रही हैं, एक मोनोप्सनी वाली, एक मिनिमम वेज वाली, एक डिमांड फॉर लेबर राइटवर्ड वाली, और एक सप्लाई ऑफ लेबर लेफ्टवर्ड वाली। तो चार डायग्राम्स हैं। फिर उसके बाद हमने जो है वो इवैल्यूएशन करी। तो देखो हाउएवर से आपकी इवैल्यूएशन शुरू हो गई। आपने पहली इवैल्यूएशन, ये क्लोज शॉप वाली अग्रीमेंट है, क्लोज शॉप वाली अग्रीमेंट। ये वाला पैराग्राफ उड़ सकता है अगर आप चाहो तो। जिस अब फिर ये नॉर्मल वाला पैराग्राफ है जो कि हम नॉर्मली लिखते हैं कि W1 और WM के बीच में फ्लक्चुएट कर रही है। फिर तुमने MRP वाला पैराग्राफ लिखा, जिधर तुमने डिमांड फॉर लेबर पढ़ाई। और फिर तुमने मिनिमम वेज वाली इलास्टिसिटी वाली चीज बताई। तो क्या पैराग्राफ उड़ा है यहाँ पे, ये वाला पैराग्राफ तुम उड़ा सकते हो, क्लियर है ये चीज। और परफेक्ट लेबर मार्केट वाला पैराग्राफ उड़ा सकते हो, जो कि मैंने आंसर में लिखा हुआ ही नहीं है। अगर तुम ऐड करते हो वो तुम्हारे ऊपर है। और ये तुम्हारा कंक्लूजन है, इसको एक बार रीड कर लो जरा। तो हमारा सेक्शन बी जो है वो स्पेसिमेन 23 का खत्म हो गया है। क्लियर है ये चीज। कंक्लूड जरूरी है, करना है कंक्लूड।